और जैसा कि पहले कहा गया था, इजराइल एक वन बॉम्ब स्टेट है। हमें समाप्त करने के लिए एक बम फेंकना ही काफ़ी है, और वे ऐसा करने का इरादा रखते थे। दुनिया भर में बढ़ती इस्लामोफोबिया के बीच इजराइल अपने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को व्यापक धार्मिक विमर्श से कैसे अलग करता है? वे विश्व व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, वे इसे बदलना चाहते हैं, वे प्रमुख शक्ति बनना चाहते हैं। अगर वे अपने रिएक्टर के लिए यूरेनियम का संवर्धन करते हैं तो क्या यह IAEA के नियमों का उल्लंघन है? उन्हें उन देशों के साथ काम करना बहुत मुश्किल लगता है जो उन्हें धोखा देने और छल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ईरान। कि ईरानियों का इरादा हमें पूरी तरह से नष्ट करने का है, और वे इस बुरी गतिविधि में लगातार लगे हैं ताकि वे हमें नष्ट करने के लिए हथियार हासिल कर सकें। अब सवाल ये है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में देर से आया? उसी समय ईरान ने लगभग 30 मिसाइल दागी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 30 मिसाइलें इजराइल पर दागी गईं। क्या इजराइल इन हमलों के लिए तैयार था? अब जब हमने उन्हें पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है और उनकी वेग क्षमताएं छीन ली हैं, तो उनके पास अपनी नीति बदलने और एक ऐसा समझौता करने का, मुझे लगता है कि ईरान की ओर से यह बेहद गैर जिम्मेदाराना होगा कि वह उन देशों के साथ संघर्ष की स्थिति बनाए जिन्होंने उस पर हमला नहीं किया है। यह एक ऐसा कदम होगा जिसके गंभीर और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण प्रॉक्सी खो दिए हैं, अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताएं भी पूरी तरह से खो दी हैं, और अपनी वायु रक्षा प्रणाली भी गंवा दी है। भले ही हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणाली हो, फिर भी कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें घुसपैठ करने में सफल हो जाती हैं। वे रोकी नहीं जाती और वे भारी नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये एक युद्ध अपराध है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरानी अवैध रूप से एक अन्य देश को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक शक्तिशाली धर्मतंत्र और एक क्रूर सत्तावादी शासन के खिलाफ लड़ना वास्तव में बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है, जो किसी भी तरह के विरोध करने वाले व्यक्तियों को तुरंत और बेरहमी से मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से फिलहाल की कंडीशंस बदलती जा रही हैं, इजराइल और ईरान एक दूसरे के सामने जिस तरह से हो रखे हैं, इस विषय पर और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, समझ प्राप्त करने के लिए हम इजराइल के एम्बेसडर के साथ आज आपका ये साक्षात्कार साझा करने जा रहे हैं। ये आज ही के दिन तारीख 23 जून 2025 के दिन शूट किया गया है, और आज की ताजा सिचुएशन पर आपको इनसाइट्स देने के लिहाज से किया गया है। हमारी ऑडियंस हिंदी में है, मेजॉरिटी हिंदी ऑडियंस है। ऐसे में हमने प्रश्न इंग्लिश में किए हैं, उनको ट्राई करेंगे कि आपके सामने ट्रांसलेट करके रिप्रेजेंट किया जाए। हमारे गेस्ट ने अपने जवाब इंग्लिश में दिए हैं, हम उनके भी जवाब आप तक किसी तकनीक के माध्यम से हिंदी में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए। आपको जो बात इसके अंदर बेहतर लगे उसे भी कमेंट में मेंशन अवश्य करिएगा। ये हमारा पहला प्रयास है। मैं भी जिस तरह से आपके साथ हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूं, इतना इंग्लिश में सवाल पूछने में कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन ट्राई कर रहा हूं कि कुछ बेहतर निकल कर आए और आप तक पहुंचाया जाए। थैंक यू सो मच। तो राजदूत महोदय, सबसे पहले भारत की ओर से आपको नमस्कार। आज लाखों भारतीयों की ओर से आपका स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। धन्यवाद। जो बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखते हैं और उसकी परवाह करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच हाल के हमलों और जवाबी हमलों ने न केवल सीमा को हिलाकर रख दिया है, बल्कि सुरक्षा को भी गहराई से प्रभावित किया है। वैश्विक सुरक्षा, या मैं कहूं कि विश्व व्यवस्था को भी। तो सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अंकित अवस्थी हूं। मैं एक शिक्षक हूं और IIT कानपुर का पूर्व छात्र हूं। ये भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। मैं पहले ही राजस्थान में एक सिविल सेवा अधिकारी के रूप में रह चुका हूं, और अब मैं अपने प्यारे देश की सेवा कर रहा हूं, उन्हें YouTube चैनल एनकिट इंस्पायर्स इंडिया के माध्यम से प्रेरित करके और उनका मार्गदर्शन करके। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। इस तरह कभी कभी मैं खुद भी इजराइल से प्रेरित महसूस करता हूं। यही मुख्य कारण है कि मैं यहाँ हूं। हम भारतीय और मेरे अनुयायी या मेरे परिवार के सदस्य, असल में मैं अपने अनुयायियों और सब्सक्राइबर्स को परिवार के सदस्य की तरह महसूस करता हूं। वे आपकी देशभक्ति को देखकर, खासकर इजरायली लोगों की गहरी और अटूट देशभक्ति को देखकर बहुत ही देशभक्त महसूस करते हैं, और यह उनके लिए एक सच्ची और महत्वपूर्ण प्रेरणा है।
हमारे पास कई ऐसे उल्लेखनीय और प्रेरणादायक उदाहरण हैं जहां इजराइल ने अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए खुद का सफलतापूर्वक बचाव किया है। एक बहुत ही छोटी जनसंख्या होने के बावजूद उन्होंने पूरी दुनिया में यह प्रभावशाली ढंग से साबित कर दिया है कि उनके पास असाधारण रूप से अच्छी सैन्य शक्ति है, उन्नत वैज्ञानिक क्षमताएं हैं, उच्च मनोबल है और राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक सब कुछ है। और इसके लिए धन्यवाद, और ये भी कि आप अपना समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अंकित, यहाँ होना मेरे लिए खुशी की बात है। सबसे पहले मेरा ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस समय इजराइल की सबसे बड़ी और प्रमुख चिंता क्या है, विशेष रूप से ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में? हमें लगा कि हमें अब तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ईरान इजराइल राज्य को पूरी तरह से नष्ट करने, हमें समाप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं बना रहा था। एक योजना जिसमें वह कई दशकों पहले से ही लगा हुआ है, वह है परमाणु सैन्य कार्यक्रम। ईरान परमाणु बम बना रहा था और वास्तव में पिछले कुछ महीनों में जब उन्होंने देखा कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को हराने में सफलता पाई है और उन्होंने सीरिया में बदलाव देखा, तो उन्होंने परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया। उनके पास एक गुप्त समूह था जो परमाणु उपकरण पर काम कर रहा था और हमें पता था कि अगर हम अब कार्रवाई नहीं करते तो वे परमाणु हथियार, एक परमाणु शस्त्रागार हासिल कर लेंगे। और जैसा कि पहले कहा गया था, इजराइल एक वन बॉम्ब स्टेट है। हमें समाप्त करने के लिए एक बम फेंकना ही काफ़ी है और वे ऐसा करने का इरादा रखते थे, इसलिए हमें तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वे वास्तव में बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा शस्त्रागार बना रहे थे। हर एक बैलिस्टिक मिसाइल में 1000 किलोग्राम TNT विस्फोटक होता है और उनके पास एक फैक्ट्री थी जो हर महीने ऐसी 300 मिसाइलें बना रही थी। इसका मतलब है कि 6 साल के भीतर वे 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल कर लेते। और ये सब मिलकर परमाणु बमों जैसे हैं। सभी मिलकर ये एक देश को, इजराइल जैसे छोटे देश को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें लगा कि हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उनके हमारे विनाश के प्रयास को पहले ही रोक सकें, क्योंकि उनके नेता बार बार सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि वे इजराइल राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपने सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए यह कार्रवाई की थी? हाँ बिल्कुल। ये पूर्व खतरनाक था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और नजरिए से देखें तो शायद कहा जा सकता है कि आपने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। देखिए, हमारे पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि ईरान ने पिछले 30 वर्षों के दौरान हमारे पूरे क्षेत्र में दमन, आक्रामकता और हत्या की एक विशाल और व्यापक मशीनरी खड़ी की है। उन्होंने हमारे यानी पश्चिमी एशिया में कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों को प्रोत्साहित किया है। पिछले 3 दशकों से वे 90 के दशक के मध्य में हमास के आत्मघाती हमलों के पीछे थे, जिनकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति प्रक्रिया पटरी से उतर गई थी। वे अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के निर्माण के पीछे भी थे, जिसने अमेरिका के साथ युद्ध से पहले भारी ताकत इकट्ठा कर ली थी, 1 से 50,000 मिसाइलें और रॉकेट्स, और उनके पास मिसाइलें और रॉकेट्स बनाने की क्षमता भी थी। ये सब कुछ ईरान ने ही मुहैया कराया, पैसा, प्रशिक्षण, तकनीक, सब कुछ। असद शासन भी ईरान का एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार था और ईरानी वहाँ भी अपनी नई फैक्ट्रियाँ बना रहे थे। उन्होंने हूती आतंकवादी समूह को भी खड़ा किया और वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री के आधिकारिक बयान और प्रकाशित विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हूतियों को परमाणु बम देने की एक अत्यंत गंभीर और सुनियोजित योजना बना रहे थे। तो उनका मुख्य उद्देश्य केवल इजराइल राज्य का पूरी तरह से सफाया करना नहीं था। ये तो बस एक महत्वपूर्ण और प्रारंभिक पड़ाव था। इस्लामी दुनिया में पूर्ण वर्चस्व हासिल करने, पवित्र मक्का और मदीना पर कब्जा करने और अंततः विश्व की एक अत्यधिक शक्तिशाली और अग्रणी वैश्विक शक्ति बनने की लंबी और अंतिम राह में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके और ईरान के बीच असली टकराव क्या है? कौन सा टकराव? वे आपसे नफरत क्यों करते हैं? वैसे हमारा ईरानी जनता से कोई टकराव नहीं है। हमारा ईरानी लोगों के साथ बहुत लंबा और दोस्ताना संबंध रहा है। ये संबंध 2500 साल पहले साइरस महान के समय से चला आ रहा है। उस समय के दौरान फारसी साम्राज्य ने साम्राज्य के सभी लोगों को स्वतंत्रता दी और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी। उन्होंने यहूदी लोगों को यरूशलेम लौटने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी। तब से हमारे ईरानी लोगों के साथ बहुत अच्छी यादें और बहुत अच्छे संबंध रहे हैं।
लेकिन इस कट्टरपंथी इस्लामी क्रांति ने एक ऐसा शासन स्थापित किया जो वास्तव में इजराइल को एक कैंसर युक्त ट्यूमर के रूप में देखता है। मैं उनके ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वे इजराइल को एक विदेशी इकाई के रूप में देखते हैं। वे इजराइल को एक स्वदेशी लोगों के रूप में नहीं मानते और वे सोचते हैं कि हमें अपने ही देश में संप्रभुता का अधिकार नहीं है। तो वे मूल रूप से उन फिलिस्तीनियों, उन लेबनानियों, उन सीरियाइयों, उन यमनी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो बिल्कुल उन्हीं की तरह सोचते हैं और वे लगातार इस दिशा में प्रयासरत रहे हैं। हमें आग की एक घेराबंदी में जकड़ने के लिए उन 6 सेनाओं के साथ जो उन्होंने बनाई है, खासकर 2011 में अरब स्प्रिंग के साथ मध्य पूर्व में शुरू हुई अराजकता के बाद, तो वे इस शून्य का उपयोग कर रहे हैं जिसमें इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था नहीं थी, ताकि वे और मजबूत हो सकें और अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें, और निश्चित रूप से हमें नष्ट करके। जैसा कि आपने उल्लेख किया, यहाँ एक कट्टरपंथी इस्लामवाद है। अगर मैं ऐसा कहूँ, दुनिया भर में बढ़ती इस्लामोफोबिया के बीच इजराइल अपने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को व्यापक धार्मिक विमर्श से कैसे अलग करता है? देखिए, इजराइल एक ऐसा देश है जहां सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हमारे यहाँ इजराइल में लगभग 15% मुस्लिम आबादी भी है और मुस्लिम आबादी कानून के सामने समान है। वे अस्पतालों में काम कर रहे हैं, सरकार में काम कर रहे हैं और समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, और वे हमारी अर्थव्यवस्था में भी शामिल हैं। वास्तव में अगर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो उदाहरण के लिए इजराइल में मुस्लिम महिलाएं किसी भी अरब देश की तुलना में कहीं अधिक दर पर रोजगार में हैं, या यहाँ तक कि भारत में भी। तो हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह इस सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना और आगे बढ़ाना है। इजराइल में मुस्लिम आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति, और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। तो हमारा इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं, इजराइल में मुस्लिमों को प्रार्थना करने की पूरी आज़ादी है। वे जो चाहें पहन सकते हैं और अपनी धार्मिक प्रथाएं निभा सकते हैं। तो ऐसे लोगों में निश्चित रूप से फर्क है जो समाज में घुलना मिलना चाहते हैं और जो राज्य के अधिकार को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ विश्व व्यवस्था को भी स्वीकार करते हैं। आप पहले विश्व व्यवस्था के बारे में ही बात कर रहे थे। जो कट्टरपंथी इस्लामवादी ईरान में करना चाहते हैं वह वे विश्व व्यवस्था को हिलाना चाहते हैं। वे विश्व व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, वे इसे बदलना चाहते हैं। वे प्रमुख शक्ति बनना चाहते हैं। वे वास्तव में उन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को कमजोर करना चाहते हैं जिनके लिए हम खड़े थे और जिनके लिए हम प्रतिबद्ध थे, जिनके पीछे हम सभी वास्तव में एकजुट होकर खड़े थे। उदाहरण के लिए देखें कि उन्होंने एनपीटी में अपनी सदस्यता के साथ कैसा व्यवहार किया। IAEA यानी परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार उन्होंने सुरक्षा समझौते का गंभीर उल्लंघन किया है। यह वही महत्वपूर्ण समझौता है जो किसी भी देश को ऊर्जा और अन्य चिकित्सा उद्देश्यों के लिए परमाणु नागरिक तकनीक का पूर्ण लाभ उठाने की अनुमति देता है। उन्होंने इसका स्पष्ट रूप से दुरुपयोग किया और साथ ही एक गुप्त सैन्य कार्यक्रम भी अवैध रूप से बनाया, और हमने इस पूरे मामले का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। इस सवाल के अनुसरण में वास्तव में परमाणु संवर्धन कार्यक्रम की बात है। वे देश जिनके पास स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु रिएक्टर हैं, उनके पास संवर्धित यूरेनियम होता है। ऐसा कहकर ईरान भी यह कह रहा था कि हमारे पास 2011 से रूस की मदद से परमाणु रिएक्टर है, अगर मैं तथ्यात्मक रूप से सही हूं। उन्होंने 1974 में रूस के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे और उसके बाद उन्होंने 2011 में अपना पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया। तो इस विशेष उद्देश्य के लिए अगर वे अपने रिएक्टर के लिए यूरेनियम का संवर्धन करते हैं तो क्या यह IAEA के नियमों का उल्लंघन है? सबसे पहले, जिन देशों के पास सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, उनमें से अधिकांश यूरेनियम का संवर्धन नहीं करते हैं। यह है बहुत ही कम देशों की सूची है जो यूरेनियम का संवर्धन करते हैं। ईरानियों ने न केवल खुद यूरेनियम का संवर्धन करने की जिद की, बल्कि उन्होंने यूरेनियम को उस स्तर तक संवर्धित किया जो परमाणु ऊर्जा के लिए पूरी तरह से अनावश्यक है। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप यूरेनियम को 3.5% तक संवर्धित कर सकते हैं। इतना काफी है। लेकिन ईरानियों ने 60% तक यूरेनियम संवर्धित किया है और उनका इरादा 90% तक संवर्धन करने का है।
और इसका एकमात्र उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए होता है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने IAEA के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है, उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित किया है। हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जब हमने उनका परमाणु अभिलेख जब्त किया, जब हमने उन गुप्त स्थलों का खुलासा किया जहां वे ये अवैध गतिविधियां कर रहे थे। तो आप एक तरफ आप जानते हैं तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन नहीं कर सकते और उसके लाभों का आनंद नहीं ले सकते जो विश्व व्यवस्था आपको देती है, और दूसरी तरफ उस व्यवस्था का उल्लंघन करे, नियमों का उल्लंघन करे। इस संबंध में फिर से आगे के सवाल हैं। असल में जो ईरान कह रहा है, वास्तव में मैं ईरान का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे समुदाय में जहां हम रहते हैं, उठ रहे हैं। ईरान अपने परमाणु रिएक्टरों या उन परमाणु स्थलों को जहां वे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को पूरी तरह से दिखा रहा है। सभी नहीं। ठीक है, तो नतांज को उजागर नहीं किया गया था? नहीं, नतांज को ही किया गया था। हाँ, कुछ अन्य स्थान भी थे जिनके बारे में ईरानियों ने बिल्कुल नहीं बताया। वे ईरान के विभिन्न और अलग अलग स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को किसी भी प्रकार की सूचना दिए बिना अवैध और गुप्त गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वे अपने रक्षा मंत्रालय और अकादमिक क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों और संस्थानों को परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग के अनुसंधान और विकास जैसे संवेदनशील कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वास्तव में एक आपराधिक गुप्त वैज्ञानिकों का समूह था जो वास्तव में एक परमाणु उपकरण पर काम कर रहा था। और यह महत्वपूर्ण जानकारी भी IAEA को किसी भी तरह से बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। तो स्वाभाविक रूप से IAEA ने कहा ठीक है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन यह स्वाभाविक है क्योंकि IAEA खुफिया एजेंसी नहीं है, वे सिर्फ एक परमाणु एजेंसी हैं। उन्हें उन देशों के साथ काम करना बहुत मुश्किल लगता है जो उन्हें धोखा देने और छल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ईरान। तो सवाल जानकारी से आता है। असल में मीडिया में एक रिपोर्ट है कि अमेरिका के पास मार्च में यह रिपोर्ट थी कि ईरान के पास वास्तव में परमाणु बम बनाने की क्षमता या योग्यता बिल्कुल भी नहीं है, और यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन उसी समय इजराइल यह कह रहा था कि उन्होंने पहले ही 9 परमाणु बमों के लिए यूरेनियम समृद्ध कर लिया है। खैर, यहाँ एक अंतर है। सबसे पहले परमाणु बम बनाने के लिए समृद्ध यूरेनियम आवश्यक है, ठीक है, लेकिन ये एकमात्र चीज नहीं है जिसकी आपको जरूरत होती है। आपको एक मिसाइल भी चाहिए जिससे परमाणु बम भेजा जा सके, और आपको एक ऐसा उपकरण भी चाहिए जो समृद्ध यूरेनियम को लेकर उसे परिवर्तित कर सके, और एक धातु सामग्री तैयार करनी होती है जिससे वह हथियार, एक परमाणु हथियार मिसाइल के सिर पर लगाया जा सके। तो यही वह गतिविधि है जिसे हमने खोजा था। इजराइल ने इस बात का पता लगाने के लिए बहुत पैसा और महत्वपूर्ण संसाधन लगाए हैं, क्योंकि हमें यह पता था कि ईरानियों का इरादा हमें पूरी तरह से नष्ट करने का है, और वे इस बुरी गतिविधि में लगातार लगे हैं ताकि वे हमें नष्ट करने के लिए हथियार हासिल कर सकें। तो हमने इसे बहुत सावधानी से ट्रैक किया। हमने यह जानकारी अमेरिका के साथ साझा की। राष्ट्रपति को यह जानकारी मिली और वे आश्वस्त हो गए। सर, इस अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मुझे आपकी अद्भुत खुफिया क्षमता की हार्दिक सराहना करनी होगी। वैसे जब आप बस पेजर बम फोड़ते हैं तो पूरी दुनिया आपकी असाधारण खुफिया क्षमताओं को देखती है। हम सभी भारतवासी आपकी रक्षा तकनीकों और खुफिया तंत्र पर बहुत अधिक गर्व महसूस करते हैं। लेकिन साथ ही सर, एक सवाल है जब आप कह रहे हैं कि हम जानकारी साझा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में देर से आया, जैसा कि कई अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, विश्लेषक और नीति निर्माता अक्सर तर्क देते हैं, विशेष रूप से जब हम वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य, उभरती हुई चुनौतियों और विभिन्न क्षेत्रों में बदलती गतिशीलता का विश्लेषण करते हैं। यह प्रश्न केवल एक साधारण समय सीमा से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें रणनीतिक तत्परता, कूटनीतिक पहल, आर्थिक प्रतिक्रियाएं और सांस्कृतिक अनुकूलन जैसे गहरे निहितार्थ शामिल हैं। क्या अमेरिका ने कुछ महत्वपूर्ण अवसरों को गंवा दिया, या क्या उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी थीं, जिससे उसे एक नुकसानदायक स्थिति में डाल दिया गया? इस पर विचार करना आवश्यक है कि देर से आना का क्या अर्थ है। क्या यह किसी विशेष घटना के प्रति प्रतिक्रिया में देरी है,
या यह एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां अमेरिका ने वैश्विक परिवर्तनों को पहचानने और उनके अनुकूल होने में समय लिया? ये बहस अक्सर इस बात पर केंद्रित होती है कि क्या अमेरिका ने अपनी पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त तेजी से कार्य किया, या क्या अन्य शक्तियां और वैश्विक रुझान इतनी तेजी से आगे बढ़े कि अमेरिका को पकड़ने में मुश्किल हुई? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें विभिन्न ऐतिहासिक क्षणों, नीतिगत निर्णयों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का बारीकी से अध्ययन करना होगा, ताकि हम यह समझ सकें कि क्या अमेरिका की प्रतिक्रियाएं पर्याप्त थीं या क्या वे वास्तव में देर से थीं, जैसा कि अमेरिकी जनता और दुनिया के अन्य हिस्सों में महसूस किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी विचार करना होगा कि देर से आना की यह धारणा किस हद तक आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तनों और आर्थिक दबावों से प्रभावित होती है, जो अक्सर बाहरी चुनौतियों के प्रति देश की प्रतिक्रिया की गति को निर्धारित करते हैं। क्या यह केवल एक धारणा है या इसके ठोस प्रमाण हैं जो यह दर्शाते हैं कि अमेरिका ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को बनाए रखने में संघर्ष किया है? इस जटिल प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करना होगा, बल्कि वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और भविष्य की संभावित प्रवृत्तियों पर भी गहन विचार करना होगा। राष्ट्रपति के बयान के अनुसार कि उन्होंने अभी फिर से परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता पूरी की है, यह हाल ही में किया गया उनका दावा है। अब सवाल यह है कि जब वे पलटवार करते हैं, अब वे हॉर्मुज जल्द मरुमध्य को ब्लॉक करने की योजना बना रहे हैं, जिससे दुनिया को या आमतौर पर दुनिया को अपनी 20% ऊर्जा की आवश्यकता मिलती है। आप ईरान की इस तरह की प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं? हमने हॉर्मुज जलद मरुमध्य को ब्लॉक करने की धमकियां देखी हैं। हमने ईरानी संसद में एक प्रस्ताव पारित होते देखा है जिसमें सरकार से हॉर्मुज जलद मरुमध्य को ब्लॉक करने का आह्वान किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरानी शासन को यह करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचना होगा, और इसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि इजराइल की कार्रवाई के बाद उनकी क्षमताएं बुरी तरह से नष्ट हो गई हैं। लेकिन इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह वचन दिया है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो वह बड़े पैमाने पर पलटवार करेगा। अब मुझे आपको यह याद दिलाना चाहिए कि हमारी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप ईरान की अमेरिकी कार्रवाई को रोकने की क्षमता, जो वास्तव में इजराइल की कार्रवाई से कहीं अधिक शक्तिशाली है, बहुत ही न्यूनतम रह गई है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह उनके हित में होगा कि वे ऐसा करें। मुझे नहीं पता कि वे क्या करेंगे, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है ईरानी शासन की योजनाओं के बारे में। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत स्पष्ट रूप से बात की है। वह अब ईरान को फिर से वार्ता की मेज पर बुला रहे हैं, क्योंकि जो कुछ ईरान कर रहा था वे उन 60 दिनों का फायदा उठा रहे थे जो राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें बातचीत के लिए दिए थे। उन्होंने इसका फायदा उठाकर गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश की। अब जब हमने उन्हें पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है और उनकी वेग क्षमताएं छीन ली हैं, तो उनके पास अपनी नीति बदलने और एक ऐसा समझौता करने का एक महत्वपूर्ण मौका है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बहाल हो सके। धन्यवाद। सबसे पहले मुझे लगता है कि ईरान की ओर से यह बेहद गैर जिम्मेदाराना होगा कि वह उन देशों के साथ संघर्ष की स्थिति बनाए जिन्होंने उस पर हमला नहीं किया है। यह एक ऐसा कदम होगा जिसके गंभीर और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ सकती है। तो अगर वे अन्य देशों पर हमला करने का फैसला करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें उन देशों के कड़े और निर्णायक प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा जो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। यह प्रतिशोध केवल सैन्य नहीं होगा, बल्कि इसमें आर्थिक और राजनयिक उपाय भी शामिल हो सकते हैं। अगर वे अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अमेरिकी ताकत के जबरदस्त और त्वरित प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा, जो कि जैसा मैंने कहा, इजरायली ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी और व्यापक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, जिसमें उन्नत हथियार प्रणालियां और वैश्विक पहुंच शामिल है। ये तथ्य कि इजरायल ने अकेले ही ईरान की कई महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु क्षमताओं को
सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। ये दर्शाता है कि ईरान की सैन्य शक्ति उतनी मजबूत नहीं है जितनी वह दावा करता है, और अब वास्तव में हमें ईरान के आसमान में स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की सुविधा मिल गई है। यह आपको बताता है कि इस समय ईरान के पास जो विकल्प हैं वे अब उतने बड़े नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण प्रॉक्सी खो दिए हैं, अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताएं भी पूरी तरह से खो दी हैं, और अपनी वायु रक्षा प्रणाली भी गंवा दी है। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यह संघर्ष एक विश्व युद्ध तक फैलेगा, क्योंकि प्रमुख विश्व शक्तियां इस वर्तमान युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं। उस दिन वह रविवार था। उस समय अमेरिका ने उनकी परमाणु क्षमता पर हमला किया। उसी समय ईरान ने लगभग 30 मिसाइल दागी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 30 मिसाइलें इजराइल पर दागी गईं। क्या इजराइल इन हमलों के लिए तैयार था? हाँ, वास्तव में हम सभी यह सोच रहे थे कि ईरान की मिसाइलें इजराइल पर और भी ज्यादा विनाशकारी और शक्तिशाली हमले करेंगी, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। इस हमले ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया, और हमारे अभियान के पहले 4 दिनों में वे प्रतिदिन लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सफल रहे, और दुर्भाग्यवश 24 इजरायली मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल हुए। हालांकि हमारे पास, आप जानते हैं, भले ही हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणाली हो, फिर भी कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें घुसपैठ करने में सफल हो जाती हैं। वे रोकी नहीं जाती और वे भारी नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये मिसाइलें इजराइल पर दागी जाती रहीं, लेकिन अब धीमी गति से। तो अगर हमने शुरुआत में, जैसा कि हमने कहा, प्रतिदिन 200 मिसाइलों के साथ शुरू किया था, अब ये घटकर कुछ दर्जन रह गई है। और मुझे विश्वास है कि इन मिसाइलों के लॉन्चरों का शिकार करने में इजरायली वायुसेना के बहुत अच्छे प्रयास के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है। हम इन लॉन्चरों में से 50% से अधिक को ढूंढने और नष्ट करने में सक्षम रहे हैं। भविष्य में ईरानियों के लिए इस मिसाइल हमले के अभियान को जारी रखना और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजराइल में बहुत तबाही हुई है। आप जानते हैं, लाखों लोगों को लगभग हर रात और हर दिन शेल्टर में जाना पड़ता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हम रोकना चाहते हैं, बिल्कुल, और हम इस पर काम कर रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान की हमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता को लगातार कम कर सके। तो एक तरफ आप ईरान की रक्षा क्षमता को निशाना बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये वास्तव में कह रहे हैं अमेरिका को, ईरान को फिर से महान बनाओ। ये दोनों बयान एक दूसरे से कैसे मेल खाते हैं? देखिए, सबसे पहले एक और फर्क है कि हम सैन्य ठिकानों को ही निशाना बना रहे हैं, हालांकि ईरानी नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तो ये एक युद्ध अपराध है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरानी अवैध रूप से एक अन्य देश को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। तो वे यह शिकायत नहीं कर सकते कि हम अब उनकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि असल में वे ही थे जिन्होंने वर्षों तक हम पर हमला किया और हमें नष्ट करने की कसम खाई थी। लेकिन इसके अलावा वे इन मिसाइलों को नागरिक केंद्रों पर दागकर युद्ध अपराध कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने जो बात कही, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कही गई थी, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक के नेता हैं, और हम उनसे पूरी तरह से सहमत हैं। हम दृढ़ता से मानते हैं कि ईरानी लोग शांतिप्रिय और अत्यंत सभ्य लोग हैं, जिनका एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति है। वे एक प्राचीन सभ्यता हैं और वे बेहतर नेतृत्व के हकदार हैं। लेकिन इजराइल के पास कोई योजना नहीं थी, न ही संयुक्त राज्य अमेरिका के पास शासन परिवर्तन की कोई संचालनात्मक योजना थी। हमें उम्मीद है कि इस तथ्य के परिणाम स्वरूप कि हम रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की सैन्य अवसंरचना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कि ईरानी लोग उठ खड़े होंगे और अपने देश को इस दमन से मुक्त कराने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाएंगे। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ईरानी लोग इस शासन के तहत कितनी पीड़ा झेल रहे हैं। महिलाओं को सिर्फ हिजाब न पहनने के लिए बेरहमी से मार दिया गया। लोगों को उनकी भयानक जेलों में, जिसमें कुख्यात एविन जेल भी शामिल है, वहां अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया गया, जघन्य बलात्कार किया गया और निर्मम हत्या की गई। ईरान में स्थिति बहुत बहुत खराब है। लेकिन सर, मीडिया में जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, उनमें ईरान में इजराइल के खिलाफ लोगों के प्रतिशोध या जोश का स्तर बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा है। ठीक है, शासन ने कुछ प्रदर्शन करवाने में कामयाबी हासिल की है। मुझे लगता है कि उन्हें अभी भी शासन के भीतर कट्टरपंथी तत्वों का समर्थन प्राप्त है।
ऐसे लोग हैं जिन्हें शासन से वेतन मिलता है, वे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का हिस्सा हैं। हालांकि हम जानते हैं और हर कोई जानता है कि यह एक अल्पसंख्यक है। ईरान में अधिकांश लोग आज़ाद होना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या उनमें इतनी हिम्मत और दृढ़ता होगी, क्योंकि एक शक्तिशाली धर्मतंत्र और एक क्रूर सत्तावादी शासन के खिलाफ लड़ना वास्तव में बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है, जो किसी भी तरह के विरोध करने वाले व्यक्तियों को तुरंत और बेरहमी से मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बार बार यह साबित किया है कि वे ऐसा करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। जैसे उन्होंने 2009 में किया था, वैसे ही वे प्रदर्शनकारियों को मार सकते हैं। ठीक है, तो ईरान के नागरिकों के लिए यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। मैं उनकी स्थिति से ईर्ष्या नहीं करता, मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और इजरायली सरकार भी उन्हें शुभकामनाएं देती है और इजराइल की जनता भी उन्हें शुभकामनाएं देती है। तो आप वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं? ये कब स्थिर होगी? क्योंकि बाजार में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, लोग डर रहे हैं, वे डर रहे हैं कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। तो आप इसे कैसे देखते हैं? वे बस, आप जानते हैं, थोड़ी सी बड़ी है। 70 के दशक की स्थिति के विपरीत, जब पश्चिमी देश और कई अन्य अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से, आप जानते हैं, खाड़ी से आने वाले तेल पर निर्भर थीं, अब स्थिति बदल गई है। फिर भी, जैसा कि आपने कहा, अब भी काफी निर्भरता है, लगभग 20%। लेकिन ये पहले जैसी बात नहीं रही, क्योंकि अब अमेरिकी भी बहुत सारा तेल उत्पादन कर रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से हम नहीं चाहते कि स्थिति और बिगड़े। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि आप जानते हैं, अमेरिका फिर से कूटनीति की ओर लौटना चाहता है। हम इसका समर्थन करते हैं। हम मानते हैं कि दुनिया के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि ईरान गंभीरता से और सत्यापित रूप से यूरेनियम संवर्धन को त्यागने के लिए प्रतिबद्ध हो। सैन्य परमाणु कार्यक्रम के किसी भी तत्व को त्यागने, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और क्षेत्र में अपनी हानिकारक गतिविधियों को भी त्यागने के लिए प्रतिबद्ध हो। अगर वे ऐसा करते हैं और एक शांतिपूर्ण देश बन जाते हैं जो क्षेत्र में तबाही मचाने की बजाय अपनी खुद की अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो मुझे लगता है कि हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं जब चीन और रूस परमाणु स्थलों पर हमले की निंदा करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये देश ईरान के साथ मिल रहे हैं? देखिए, उनका ईरान के साथ संबंध है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सैन्य रूप से शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जब इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह कदम उठाया है, तो दुनिया कहीं अधिक सुरक्षित है। हमने पहले देखा है कि कैसे एक दुष्ट राज्य उत्तर कोरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया और फिर चुपके से परमाणु हथियार बना लिए, और इसके परिणाम स्वरूप कोरिया में स्थिति और भी अधिक खतरनाक हो गई है। यहाँ हमारे पास इससे भी बुरी स्थिति है, जिसमें एक कट्टरपंथी उग्रवादी शासन, जो अपने पड़ोस के प्रति आक्रामक है, सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा था। तो आप किसी कट्टरपंथी को हमारे देश या क्षेत्र के किसी अन्य देश के खिलाफ उनके विनाश अभियान को जारी रखने के साधन नहीं देते। क्षेत्र के कई देशों ने भले ही इजरायली कार्रवाई की हल्की निंदा की हो, लेकिन दरवाजे के पीछे इस कदम की सराहना की जो इजराइल ने उठाया, क्योंकि वास्तव में इसके परिणाम स्वरूप वे कहीं अधिक सुरक्षित हो गए हैं। आप जानते हैं, ईरान ने 4 अरब देशों इराक, यमन, सीरिया और लेबनान पर कब्जा कर लिया था। सौभाग्य से इन देशों में से कुछ के लिए अब ईरानी शासन कमजोर हो गया है। लेबनान में अब एक नई सरकार है जो लेबनानी लोगों के लिए आशा जगा रही है, जो सक्रिय रूप से भाग ले रही है। वह देश के हथियारों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और हिजबुल्लाह को ईरान के एजेंडे की सेवा करने की अनुमति नहीं दे रही। सीरिया में अब स्थिति अलग है, हालांकि वहां भी एक समस्या है, जिहादी तत्व, लेकिन कम से कम इस समय वे क्षेत्रीय युद्धों में शामिल नहीं हैं। हम आशा करते हैं कि ईरान का यह दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि पूरा क्षेत्र अधिक सुरक्षित होगा। हमारे क्षेत्र के व्यावहारिक देशों के साथ अब्राहम समझौतों का विस्तार करने, अधिक स्थिरता और हमारे लोगों के लिए अधिक समृद्धि लाने में सक्षम होगा।
इन 4 देशों का उल्लेख करके मुझे लगता है कि आपने फिलिस्तीन को भूल ही गए हैं। अगर मैं कहूं तो उन्होंने फिलिस्तीन को भी पहले ही परेशान कर दिया है। सर, हमास का क्या? असल में वे तो, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में देखा जा रहा है, हमास को ईरान का समर्थन मिला था। क्या वे अब भी वहां हैं? देखिए, हमास की सैन्य क्षमताओं को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। अब उनके पास अमेरिकी मिसाइलों पर हमला करने की सैन्य क्षमता नहीं है। हमने उनके मिसाइल कारखानों को नष्ट कर दिया है। हम 20,000 से अधिक को खत्म करने में सक्षम रहे हैं, हमास के आतंकवादी। तो अब हम उनसे मानवीय पहलू को भी अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे संयुक्त राष्ट्र और अन्य जगहों से आ रही मानवीय सहायता को जब्त कर रहे थे, ताकि गाजा में फिलिस्तीनी लोगों पर अपना वर्चस्व बनाए रख सकें। इसीलिए हमने GHF नामक एक नया संगठन स्थापित किया है और हम स्थानीय बलों के साथ सहयोग कर रहे हैं, ताकि भोजन सीधे मुफ्त में फिलिस्तीनी लोगों तक वितरित किया जा सके, उस स्थिति के बजाय जो पहले वहां हो रही थी, जिसमें हमास वास्तव में सहायता ले रहा था और फिर जनता से पैसे वसूल रहा था। क्या इजराइल संयुक्त राष्ट्र के 2 राष्ट्र सिद्धांत विश्वास करता है? हम मानते हैं कि फिलिस्तीनियों को आत्मशासन का अधिकार मिलना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं, हालांकि हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते जिसमें वे हम पर हमला करें। तो जब तक वे खुद को शासित कर सकते हैं बिना इजराइल के लिए खतरा बने, हम इसके लिए सहमत होंगे। दुर्भाग्यवश जब हमने गाजा पट्टी से वापसी की, उसके कुछ महीनों बाद ही हमास ने वहां कब्जा कर लिया और पिछले 17 वर्षों से उन्होंने वहां की आबादी, शिक्षा व्यवस्था को 2 या 3 साल की उम्र से ही कट्टरपंथी बना दिया है। उन्होंने वास्तव में पूरी अर्थव्यवस्था को गुलाम बना लिया है। गाजा पट्टी में जो भी चीजें आती थीं, उन्हें हमास की सैन्य मशीनरी को टैक्स देना पड़ता था, और उन्होंने, आप जानते हैं, सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई हैं। उन्होंने अपने मुख्यालयों को अस्पतालों के नीचे, संयुक्त राष्ट्र की इमारतों के नीचे छुपा लिया है। उन्होंने इंसानियत के हर एक नियम का पूरी तरह से उल्लंघन किया है, ताकि जब वे 7 अक्टूबर को अचानक हमला करें तो इजराइल उनके खिलाफ किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई न कर सके। तो ये हमारे इतिहास का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षण था, क्योंकि हम पूरी तरह से चौंक गए थे, न केवल खुफिया स्तर पर बल्कि संचालन स्तर पर भी। और हमें न केवल जवाबी हमला करने के लिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी खुद को संगठित करना पड़ा कि इजराइल को उस आग की घेराबंदी से मुक्त किया जाए जो ईरान ने हमारे चारों ओर बनाई थी। और भगवान का शुक्र है, हम इसमें सफल हुए हैं। और अब वह आक्रांता जो बिना किसी रोक टोक के काम कर रहा था, ईरान दशकों से बिना किसी रोक टोक के काम कर रहा है। वे तेहरान में बैठकर सोच रहे थे कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इजराइल एक छोटा देश है, और उन्होंने हमें इन प्रॉक्सी यानी इन आतंकवादी संगठनों के जरिए व्यस्त रखा। तो उन्हें लगा कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन हमने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है। हमने इन सभी प्रॉक्सी को अलग कर दिया है और हमने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। और आज ईरानी शासन जानता है कि वह बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है, और जो निवेश उन्होंने किया था, दसियों अरब डॉलर, अगर सैकड़ों अरब डॉलर नहीं, जो उन्होंने इस मौत की मशीनरी में निवेश किए थे, अब नष्ट हो चुके हैं। ईश्वर का शुक्र है। आखिरी सवाल, आप पाकिस्तान के ईरान के प्रति समर्थन को कैसे देखते हैं? असल में यह हमसे भी जुड़ा हुआ है। मेरे पास इस बारे में जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान ईरान का समर्थन कैसे करता है। मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान इस संघर्ष में शामिल रहा हो। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि वे ईरान का समर्थन करेंगे। उस मीडिया रिपोर्ट और उनके प्रधानमंत्री का बयान भी आया था। डॉन, मैंने अब तक कोई ठोस समर्थन नहीं देखा है। हम जानते हैं कि अतीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बहुत शुरुआती स्तरों या चरणों में पाकिस्तान से ईरान की ओर परमाणु ज्ञान और सामग्री की तस्करी का कुछ पहलू था। इसका खुलासा पहले IAEA द्वारा किया गया था, और यही वह कारण था जिसने वास्तव में ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के पहले अभियान को जन्म दिया। मैं उस टीम का हिस्सा था जो ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी में थी, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करें।
दुर्भाग्यवश ईरानियों ने बातचीत के लिए आगे तो आए, लेकिन उन्होंने यह ईमानदारी से नहीं किया। वे एक ऐसे समझौते में शामिल हो गए जो वास्तव में उन्हें यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देता था। सरकार की शर्तों के समाप्त होने के बाद असीमित मात्रा में, और इसीलिए हमने उस समझौते को स्वीकार नहीं किया। हमने सोचा कि यह हमारे हितों के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे ईरान के लिए परमाणु हथियार का रास्ता खुल जाता है और यह केवल ईरान पर अस्थायी प्रतिबंध ही लगाता है। तो जब संयुक्त राज्य अमेरिका इस समझौते से बाहर चला गया, तो हमारे सामने यह चुनौती थी कि ईरान को उसके कार्यक्रम को जारी रखने से कैसे रोका जाए। हम इसमें सफल रहे हैं वर्षों के दौरान विभिन्न तरीकों से, क्योंकि आप जानते हैं, साफ साफ कहूं तो परमाणु तकनीक आज कोई बहुत जटिल तकनीक नहीं है। ये पिछली सदी की एक पुरानी तकनीक है। तो कोई भी देश जो परमाणु कार्यक्रम शुरू करता है, वह संभवतः 4 या 5 साल में यह क्षमता विकसित कर सकता है। तो ये चुनौती का सामना करना बहुत बहुत कठिन था। तो चुनौती का सामना करना बहुत कठिन था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपके पास एक ऐसा शासन होता है जो कट्टरपंथी फैनेटिक है और अन्य देशों को नष्ट करने की कसम खाता है, और वे ऐसा करने के साधन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब दुनिया के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। तब हमें कार्रवाई करनी पड़ती है, और मैं इस कार्रवाई से खुश हूँ। अगर पाकिस्तान इजराइल के प्रति इतना कट्टरपंथी हो जाए क्योंकि उसने इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो क्या होगा? खैर, मुझे उम्मीद है। आखिरी सवाल, इस बार के लिए आखिरी सवाल, ठीक है। मुझे लगता है कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई ने एक बहुत अच्छा उदाहरण और एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की है कि वे देश जो कट्टरपंथ में लिप्त होने जा रहे हैं, जो अन्य देशों को नष्ट करने की कोशिश में लगे हैं, जो आतंकवादी समूहों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें अब बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि ईरान के साथ क्या हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम निश्चित रूप से अपने श्रोताओं के संदेह दूर कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे प्रति बहुत दयालु हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है।